नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी एक हाथ की ताली। ये कहानी बिना तालमेल वाली शादी में झोंकने वाली उस प्रथा का उदाहरण है जिसका परिणाम ना जाने कितनी पत्नियां बाद में भुगतती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उन्हें हम कालिंदी बुआ कहा करते थे। हमें यही बताया गया था। वो हमारी दादी की मुँह बोली बेटी थी और वो हमारे घर जब आती भी तो दादी के साथ, परिवार की निजी घोड़ा गाड़ी से। सन 1950-60 के उन दशकों के दौरान कई परिवारों में अपनी निजी घोड़ा गाड़ी रखने का चलन था, अपने निजी कोचवान की देखरेख में। उनकी घोड़ा गाड़ी की अगली सीट सामान से खचाखच भरी रहा करती, कभी ताजी तगाई के लिए नई रजाइयों की ऊंची गठरी के साथ, तो कभी लोहे के संदूक के साथ जिसमें उनके हाथ की बुनी दरियां और खेस खेसियाँ रहा करते। धारीदार और चारखानी, दो कन्नी, तीन कन्नी, चार कन्नी, दो तही, तीन तही, चार तही, दो सूती, तीन सूती, चार सूती, और कभी छोटी बड़ी 5 पीपियों के साथ। एक में गाय का शुद्ध देसी घी रहा करता, दूसरे में बेसन के लड्डू, तीसरी में मठरियाँ, चौथी में बड़ी पापड़ और 5वीं में गुड़ के ढेले। गांव में हमारी अच्छी खेती थी, लेकिन हमारे पिता अपनी पढ़ाई के बाद इधर कस्बापुर में एक कॉलेज में अध्यापकी पा गए थे, जहां हमारी माँ भी पढ़ाया करती। दोनों एक दूसरे से वहीं मिले थे और ब्याहे थे। गांव न कभी वे ही जाते और ना ही हम बच्चों को जाने देते। हालांकि हमारे कस्बापुर से गांव की दूरी 20 मील से अधिक नहीं थी। हाँ, वहाँ रह रहे हमारे ददियाल से हमारे ताऊ ताई व उनके बच्चों का आना जाना जरूर लगा रहता। बल्कि ताऊ जी की दोनों बेटियां तो हमारे ही घर पर रहा करती और मेरी बहन वाले स्कूल में ही पढ़ती। हमारी माँ तो सभी का खूब ध्यान रखती, किंतु हमारे पिता कालिंदी बुआ को देखते खिन्न और अनमने हो जाया करते। उन दिनों 2 मंजिलें हमारे मकान की ऊपर वाली मंजिल से नीचे आते ही नहीं। बाहर निकलते समय भी वहाँ के लिए अलग बनी सीढ़ियाँ ही प्रयोग में लाते। दादी ही ऊपर आती जाती, कालिंदी बुआ कभी नहीं। उन्हें वहाँ जाने की सख्त मनाही रही थी। हमारे पिता का खाना पीना भी माँ को वहाँ पहुँचाना होता। यूँ भी उस मंजिल पर उनका साम्राज्य तय था। अपनी मित्र मंडली के साथ वो वहीं अपनी बैठकें जमाया करते, अपना संगीत सुनते सुनाते, अपना पढ़ते लिखते। यहाँ ये बताता चलूँ, अपने समय के वो एक लोकप्रिय उपन्यासकार थे। एक नामी लेखक होने का पूरा लाभ उन्होंने फिर खूब लिया भी, पारिवारिक कामकाज तथा अध्यापन कार्य से बराबर छूट पाते हुए। हम सभी बच्चों में कालिंदी बुआ मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। मुझे हमेशा अपने दिए हुए नाम से पुकारती, गुड्डा, और मैं भी उन्हें बहुत चाहता था। उनसे खूब बतियाता गपियाता और मेरी बात वो बहुत अच्छे से सुनती भी। सभी कहते वो इसलिए क्योंकि एक तो मैं लड़का था और तिस पर बच्चों में सबसे छोटा और अनजान। परिवार में लड़कियां मुझे तनिक नहीं पूछती थीं, अपनी गुड़ियाओं और सहेलियों ही में मस्त रहा करती थीं। माँ को भी लाड़ दुलार से अधिक अनुशासन पसंद था। घरदारी और अध्यापकी की दोहरी जिम्मेदारी से लक दक वो हमेशा थकी थकी रहा करती, चिढ़ी चिढ़ी। मुझे नहीं याद पड़ता माँ ने मुझे कभी पूछा हो, तुम क्या खाओगे। ठीक इसके विपरीत अपनी हर टिकान के दौरान कालिंदी बुआ रात ही में अपनी कहानियों और लोरियों के बीच मुझसे पूछती, कल क्या खाना चाहोगे, हलवा पूरी या फिर आलू कचौड़ी। जिसे आज लोग जैम कहते हैं, वो इसे फल की मीठी चटनी कहा करती। जिसे लोग स्ट्यू का नाम देते हैं, उसे फल का मुरब्बा। जिससे मेरी बहनों के स्कूल में गॉली वॉक के नाम से रंगदार कपड़ों में सिलसिलेवार रुई भरने पर अनेक आकारों की गुड़ियाओं को तैयार करवाया जाता था, उसी को वो पुतलों का नाम दिया करती। और गुड़ियाओं के स्थान पर वो मेरे लिए तरह तरह के जानवर व पंछी तैयार किया करती, जिन्हें दिखा दिखा कर मैं बहनों को खूब चढ़ाया करता। उनके हाथ से भरे व सिले हुए कुछ हाथी व घोड़े व चिड़ियाएँ आज भी मैं संभाले रखे हूँ। सही में उनके हाथों में जादू था। फल छूती तो चमत्कार, सब्जी छूती तो चमत्कार, क्रोशिया छूती तो चमत्कार, कढ़ाई करती तो चमत्कार, पुतलों को विभिन्न आकार देती तो चमत्कार। किंतु अभी मैंने अपने 10 वर्ष पूरे भी न किए थे कि किसी दिन हमारे ताऊ जी अपनी जीप में हमारे घर आन प्रकट हुए।
कालिंदी को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा कर आ रहा हूँ, नाजुक हालत में। अम्मा पास में है। ऐसी क्या बात है? माँ ने चिंता दिखलाई। डॉक्टर कहते हैं उसके फेफड़ों में पानी भर आया है, वो अब नहीं बचेगी। भाई तो वहाँ जाने से रहा, मगर आपको ज़रूर वहाँ चलना चाहिए। मैं आपके साथ चलूँगा। मैं रोने लगा। उन्हें देखना है मुझे। तुम बैठो यहीं, मेरे पिता ने मुझे डपटा। तुम्हें मैं ले चलूँगी। माँ को मुझ पर दया हो आई, मगर आज नहीं। मेरी मानो, ताऊ जी ने मेरे पिता को घूरा। बच्चे का दिल ना तोड़ो, उसे वहाँ हो आने दो। पहले मैंने कहा नहीं, उधर कालिंदी भी इसी की रट लगाई थी। मेरे पिता ने फिर चुप लगा ली। बड़े भाई की बात वो कभी काटते नहीं। ताऊ जी भी अच्छी समझ रखते थे। ऐसी बात उनसे कहते ही नहीं जो मेरे पिता निभा नहीं पाते। आप मर रही हो? अस्पताल पहुंचते मैं कालिंदी बुआ के बिस्तर की ओर लपक लिया। मेरा गुड्डा। छत पर टकटकी बांध उनकी आंखें मेरी ओर मोड़ लीं। आप अब भूत बन जाओगी? मैं बहुत डर गया। वो पहले से आधी रह गई थी। मेरा गुड्डा क्या चाहता है? भूत बनूं या चैन की नींद सो जाऊं? उनकी आंखें चमकी। आप क्या चाहती हो? मौत की आती पाती के वक्त कई लोग आतुर संन्यास लेने की इच्छा रखते हैं। मुझे आतुर गृहस्थी की इच्छा है। वो कैसा संन्यास है? वो संन्यास जो मरने से कुछ समय पहले कराया जाता है, उसे आतुर संन्यास कहते हैं। और आतुर गृहस्थी? 56 सन में नया कानून आया था। भाई बोला था, 2 शादी पर पाबंदी लगा दी गई है। कचहरी का हुक्म कोई नहीं टालेगा। लेकिन तेरे पिता ने मुझे अपने साथ रखने के बजाय मुझे तुम्हारी दादी के हवाले कर दिया। माँ उनकी दूसरी पत्नी है? मैं सकपका गया। अगर तेरे पिता मेरा अंतिम स्नान ही कर दें तब भी मैं मान लूँगी। मेरा ये जन्म निरर्थक नहीं गया। मुझे जीवन स्नान मिल गया। वो रो दी। तुम उन्हें मना लोगे ना मेरे गुड्डे? घर लौटते ही मैं ऊपर अपने पिता के पास जा खड़ा हुआ और एक ही सांस में उन्हें कालिंदी बुआ का संदेश दे डाला। वो बावली है। सुनते ही मेरे पिता ने भ्रकटी तान ली। मुझसे वो बवाल बनते न बनेगा। मूर्खा समझती नहीं सारा दोष हमारे पिता लोग का रहा, जो मुझे मेरे 11वें वर्ष में मुझसे 3 साल बड़ी उस बकरी से मुझे ब्याह दिया। बुआ बकरी नहीं है। मेरी रुलाई फिर छूट गई। जो भी है बेपढ़ और गंवार। उसे कोई भी कहीं भी धकिया दे। उसके घर वालों ने उसे कुछ अच्छा सिखाया ही नहीं, कहीं पढ़ाया भी नहीं, उसे बेपढ़ गंवार रहने दिया। बुआ गंवार नहीं है। मेरी रुलाई तेज हो गई। वो सब जानती हैं। आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर चैन से नहीं मर पाएंगी, भूत बन जाएंगी। यह दिन तुम्हारे हंसने खेलने के दिन हैं। मेरे पिता ने मेरी गाल थपथपा दी। ऐसी बेकार बातों पर रोने धोने के नहीं। बताना ना होगा, मेरे पिता अपने तर्क पर अडिग रहे, हर प्रकार के अपराध भाव से अछूते। और आगे हुआ क्या? अपने अगले उपन्यास में उन्होंने बाल विवाह की कड़ी भर्त्सना करते हुए अपने केंद्र में उस स्त्री को महिमा मंडन दे डाला जिसने अपना पूरा जीवन उस पुरुष के नाम भेंट कर दिया था, जो स्वयं पूर्णतः निर्दोष होते हुए भी अपने परिवार की गलत सोच के कारण बेमेल एक बाल विवाह में उलझा दिया गया था। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी एक हाथ की ताली। वर्तमान में तो नहीं, किंतु आज से 60-70 साल पहले होने वाले बेमेल बाल विवाहों के दुष्परिणाम की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।